मैं डॉक्टर राखी बरनवाल राजकीय कृषि उच्च विद्यालय लकड़ाखंदा से आज आपको 12वीं कक्षा के आधार खंड से आरोह भाग 2 के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग को पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 1896 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले से महिसादल नामक गांव में हुआ था और उनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। बहुत कम उम्र में मात्र 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और उसके बाद बहुत कम उम्र के ही थे तभी यानी 1918 में जब वे मात्र 22 वर्ष के थे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस बीच उनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री सरोज। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना किया। एक एक कर इनके परिवार के बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। यहाँ तक कि मात्र 18 वर्ष की आयु में जब इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हुई तो इनका जीवन बहुत ही त्रस्त हो गया और ये एक तरह से कुछ हद तक पागल की तरह करने लगे थे। बाद में फिर इनका जीवन ठीक हुआ और पैसे के अभाव में उन्हें जिस पुत्री को खोना पड़ा, बाद में उन्हें बहुत पैसा मिला, लेकिन बाद में इन्होंने पैसे को कोई महत्व नहीं दिया। निराला को हम लोग छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ मानते हैं। इनकी काव्य कृतियाँ परिमल, अनामिका, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अर्चना आदि हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई उपन्यास और कहानी संग्रह भी लिखे, निबंध संग्रह भी लिखे। इनकी कविताओं की विशेषता इतनी ही है कि हम लोग इन्हें तुलसीदास के बाद का सबसे बड़ा कवि मानते हैं। तो हम लोग अब बादल राग कविता के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख एवं दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐब विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षन है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। यह कविता निराला ने छायावाद के बाद के समय यानी प्रगतिवाद के समय में लिखी थी। यह विप्लव राग कविता जो है, यह बादल राग जो कविता है वो विप्लव यानी क्रांति के आधार पर लिखी गई है, जिसमें मजदूरों और किसानों को जगाने का काम किया गया है। बादल राग कविता कुल 6 भागों में लिखी गई, उसमें से ये भाग अंतिम भाग है यानी छठा भाग है। यहाँ है कि समीर सागर, समीर मतलब हवा, हवा के समुद्र में तैरता हुआ जो है अस्थिर सुख एवं दुख की छाया, स्थिर नहीं है, सुख एवं दुख की छाया जो अस्थिर है। जग के दग्ध, दग्धा मतलब होता है जला हुआ, यानी जब तप्त हो, बहुत गर्म जल चुका हृदय मन। और निर्दय विप्लव, निर्दय क्रांति की, प्लावित मतलब डूबती हुई माया। यह तेरी रणतरी, ये जो तेरी युद्ध की नौका है वे बहुत सारी आकांक्षाओं से भरी हुई है। घन भेरी गर्जन से, घन मतलब बहुत ज्यादा, गर्जन, भेरी गर्जन मतलब बहुत तेज आवाज, और सजग, जाग चुके हैं, सोए हुए सारे अंकुर जो है वो जग चुके हैं। पृथ्वी के अंदर जितने भी अंकुर सोए हुए थे वो क्रांति की आवाज में उठ चुके हैं और नए जीवन की आशा करते हैं। सब लोग देख रहे हैं ए विप्लव, ए क्रांति के बादल। विप्लव मतलब क्रांति। और तुम बार बार गर्जन करो, बार बार बरसो, मूसलाधार बरसो, ताकि तुम्हारा यह आवाज सुनकर पूरा विश्व जो है वो हृदय को थाम ले, अपने मन को थाम ले। यहाँ पर कवि कहता है कि ए विप्लव के बादल तुम रुको मत,
तुम आगे की ओर बढ़ते चलो, ताकि जो भी लोग सोए हुए हैं, जो अशनीपात से सापित उन्नत सत वीर, छत छत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे लघुभार, सस्य श्याम सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। इसके बाद वे किसानों और ये मजदूरों के लिए बोलते हैं कि ये लोग जो हैं वो वज्रपात, असनीपात मतलब असली मतलब वज्र, वज्र जब गिर जाता है तो क्या होता है, कितना भी भव्य व्यक्ति हो तो वो छत विछत हो जाता है, वो घायल हो जाता है, शरीर जो है उनका घायल हो जाता है। और आकाश जो है वैसी स्पर्धा है लोगों के बीच में, बहुत मारकाट मचा हुआ है, लोग चाहते हैं ऊपर की ओर पहुंचना और इस ऊपर की ओर पहुंचने में दूसरे को खींच कर नीचे गिराने में लगे हुए हैं। तो ये जो गिरे हुए लोग हैं उनको गिरना नहीं है, वे ऊपर की ओर उठते चलेंगे। छोटे पौधे जो हैं वे हंसते हैं, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर तो चढ़ते जाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े पेड़, वे आंधी तूफान जब आता है तो गिर के खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो छोटा पौधा होता है उसे कुछ नहीं होता है, वो लहलहाता रहता है। तो ऐसे ही छोटा भार वाला पौधा जो है, यानी कि मजदूर और किसान जो है, वे हंस रहे हैं। सस्य अपार, सस्य का मतलब हो गया हरियाली, बहुत हरियाली है। और हिल हिल खिल खिल, वे हिलते हैं, खिलते हैं, हाथ हिलाते हैं और बुलाते भी हैं। और क्रांति जब हो तो छोटे जो होते हैं वे ही शोभा पाते हैं क्रांति में। क्रांति में छोटे लोग पूरी तरह से सजग होकर उसमें लग जाते हैं क्रांति में। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, अट्टालिका ये नहीं है, महल नहीं है, ये है आतंक का भवन। सदा पंख पर ही होता, यानी कीचड़ पर ही होता जल विप्लव प्लावन, जल की क्रांति यानी कि कमल का उदय जो है वो कीचड़ में ही होता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, और खुश रहते हैं कमल और उससे जल छलकता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, यानी जो लघु मानव होते हैं उसकी यहाँ पे लेखक ने स्थापना की है और बोला है कि उथल पुथल में भी जो है, जो छोटे लोग होते हैं वे लोग ही खुशी मनाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं उन्हें डर रहता है कि उनका कुछ खो न जाए, लेकिन छोटे लोग जो हैं वे लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और खुशी पाते हैं। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढाप रहे, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। यहाँ पे रुद्ध कोश रुका हुआ खजाना, क्षुब्ध कोश, क्षुब्ध मतलब खिन्न, और उस अंगना अंग से लिपटे भी आतंक वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुँह ढाप रहे। और जो किसान है वो कैसे हैं, उनका जीर्ण बाहु है, यानी पतला हाथ है, शीर्ण शरीर, एकदम दुबला शरीर, और बादल को बुला रहा है किसान कि आओ तुम बरसोगे तो ही हमारे खेतों में पानी पड़ेगा और हमारे खेतों में हरियाली आएगी। यहाँ पर दूसरे अर्थ में अगर लें तो क्रांति का आह्वान कर रहे हैं कि क्रांति से ही हम लोगों का जीवन उद्धार होगा।
चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। यहाँ बोलते हैं कि यहाँ बहुत जर्जर हो गया है जीवन, है ना, और किसानों के बीच में क्रांति का लाना बहुत जरूरी है। इसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर है जिसके बारे में हम लोग अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा यहीं तक।